What's up, guys? I hope you are doing well. I am Veer. Welcome to Study Lover. कोड देखिए कितनी शानदार है. If an egg is broken by an outside force, the life end. अगर कोई अंडे को आप बाहर से तोड़ देते हैं जिसके अंदर बच्चा है, तो क्या होता है? वो बच्चा मर जाता है. कभी भी वो बच्चा कंप्लीट नहीं हो पाता है. If an egg is broken by inside force, then life begin. लेकिन अगर वो खुद जो अंदर बच्चा है वो अंडे को तोड़ के बाहर निकलता है, तो लाइफ स्टार्ट हो जाती है. ठीक है. ग्रेट थिंग्स हैपन फ्रॉम द इनसाइड. इसीलिए आप बोल सकते हैं कि कुछ भी चीज है, अगर लाइफ में कुछ अच्छा अचीव करना है, लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करना है, कोई एक बहुत ही बड़ा टारगेट पाना है अपनी लाइफ का, तो वो हमेशा तब होगा जब आप अंदर से खुद फील करें. ये नहीं कि आपको आपके मम्मी पापा आके बताए कि बेटा तुझे ये करना है, भाई बहन बताए, या फिर आपका कोई दोस्त बताए कि बेटा तुझे आईएएस बनना है, बेटा तुझे एसएससी क्लियर करना है, बेटा बैंकिंग क्लियर करना है, बेटा तुझे सीडीएस में जाना है. तो ये सब तब तक नहीं हो पाएगा जब तक आप अंदर से फील नहीं करेंगे कि मैं ये कर सकता हूँ. बाहर वाले तो 1 मिनट में आएंगे, बता के चले जाएंगे आपको, पर जब तक आप अंदर से फील नहीं करेंगे. क्यों? क्योंकि जो इंसान आपको अंदर से फील कराएगा वो आप ही हैं, और ये इंसान आपके साथ में 24 घंटे रहता है, तो ये आपको 24 घंटे फील कराएगा. कोई बाहर वाला इंसान आपको 2 मिनट फील कराएगा, 1 मिनट फील कराएगा, वो चला जाएगा फिर. पर लेकिन अगर आप खुद से फील करेंगे तो 24 आवर आप फील करेंगे उस चीज को यार. और जब आप 24 आवर उस चीज को फील करेंगे, तो फिर कौन आपको वो चीज अचीव करने से रोक सकता है? ओके. तो आज थर्ड में है. देखते हैं हमको कौन से द हिंदू का आर्टिकल डिस्कस करने हैं. ये फर्स्ट वाला आर्टिकल है. आप लोग बोल सकते हैं कि एक बैलेंस डाइट के ऊपर आर्टिकल है. किस तरीके से एक बैलेंस डाइट होनी चाहिए, आदमी को मिलनी चाहिए, और किस तरीके से उसकी हेल्प में वो इम्प्रूवमेंट करती है, और अपना एक अच्छे लेवल पे बच्चा हो चाहे जन, मतलब यहाँ पे थोड़ा प्रेग्नेंट वुमेन के बारे में भी जिक्र किया गया है, किस तरीके से जच्चा बच्चा दोनों की हेल्थ को अच्छा करती है, उसके बारे में डिस्कस किया गया है. आर्टिकल को अच्छे से डिस्कस करेंगे. ये वाला आर्टिकल जम्मू एंड कश्मीर में जो प्रॉब्लम चल रही है उसका सोल्यूशन देने की कोशिश की गई है इनके द्वारा. काफी अच्छा आर्टिकल लिखा गया है ये. ठीक है. एनके नारायण जी के द्वारा लिखा गया. बहुत अच्छा आर्टिकल लिखते हैं ये. तो आर्टिकल को बहुत अच्छे से देखेंगे. ये वाला आर्टिकल तुर्किस में जो प्रॉब्लम हो रही है, मतलब तुर्की की जो प्रॉब्लम अभी चल रही थी, वहां पे क्या हुआ था, अभी रेफरेंडम हुआ है तो वो तो हो चुका है, पर लेकिन अब जो यहाँ के प्रेसिडेंट थे वो इंडिया की विजिट पे आए थे, तो उन्होंने जिस तरीके कमेंट किए, और रिप्लाई में इंडिया ने, जब साइप्रस के प्रेसिडेंट यहाँ पे आए थे विजिट पे, तो इंडिया ने जो कमेंट किए थे उनको दोनों को बता के बोला गया कि रिलेशन उतने अच्छे लेवल पे नहीं है जितने अच्छे लेवल पे जाने की आशंका जताई जा रही थी. तो आर्टिकल को अच्छे से डिस्कस करेंगे. देखिए, दो तरीके के रिफ्यूजी होते हैं. एक तो होते हैं जो टेररिस्ट या टेररिज्म की वजह से, जिस एरिया में ज्यादा टेररिस्ट एक्टिविटी होती है उसकी वजह से रिफ्यूजी हो जाते हैं, किसी और कंट्री में जाके रहने मरते हैं. यहाँ पे दूसरे रिफ्यूजी की बात की गई है जिसको बोलते हैं क्लाइमेट रिफ्यूजी. मतलब क्लाइमेट चेंज की वजह से जो आइलैंड है वो डूबते जा रहे हैं और वो श्रिंक होते जा रहे हैं, उसकी वजह से जो आइलैंड पे रहने वाले आदमी हैं वो दूसरी जगह ट्रांसफर हो रहे हैं, दूसरी जगह माइग्रेट हो रहे हैं. तो उस तरीके से जो रिफ्यूजी आ रहे हैं उनके राइट्स क्या होने चाहिए, उनको किस तरीके से प्रोटेक्ट करना चाहिए, उसके बारे में जिक्र किया गया. इस वाले आर्टिकल को भी हम लोग अच्छे से देखेंगे. ये वाला आर्टिकल फॉर्मर प्रेसिडेंट है अफगानिस्तान के, हामिद करजाई, ये हमेशा इंडिया के फेवर में रहते हैं, तो यहाँ पे जिक्र किया गया है, कई सारे इशू का जिक्र किया गया है. इंटरव्यू है तो मैं आप लोगों को ही बता देता हूँ. इंटरव्यू तो आप लोग मतलब खुद देख लीजिएगा, जो मेन पॉइंट है मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ. देखिए, अभी क्या हुआ है, यूएसए ने वहां पे मोब गिराया है, ठीक है ना, बहुत बड़ा बम, जिसको न्यूक्लियर बम से पहले एक ऐसा बम कि इससे बड़ा और बम कोई नहीं हो सकता है, न्यूक्लियर, इसके बाद सीधा न्यूक्लियर बम आता है. तो अफगानिस्तान पे वो गिराया गया है, तो इसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं. बोल रहे हैं कि जब से यूएसए यहाँ पे है तब से लेके आज तक उसने कोई भी ढंग का काम नहीं किया है. मतलब एक तरीके से सिचुएशन सही करने की कोशिश नहीं की है. वो हमेशा यहाँ पे किस लिए है? हमेशा यहाँ अपना वर्चस्व दिखाने के लिए है, अपनी दादागिरी दिखाने के लिए है. और ये जो बम भी गिराया गया है, यही अफगानिस्तान में नानगर प्रोविडेंस में, एक बार देख लीजिए, यहाँ वाले एरिया में गिराया गया जो कि पाकिस्तान से अटैच एरिया है. तो इस वाले एरिया में गिराया गया. तो ये बोल रहे हैं कि जो यहाँ पे बॉम्ब भी गिराया गया है ये ओनली अपना वर्चस्व दिखाने के लिए गिराया गया है, क्योंकि कई सारी प्रॉब्लम चल रही है. सीरिया में आजकल इंटरफियर नहीं कर पा रहे थे वो ढंग से, क्योंकि रशिया का पलटा भारी हो गया था वहां पे. ऐसे नॉर्थ कोरिया को दिखाने के लिए. तो डोनाल्ड ट्रंप ने अपने आप को दिखाने के लिए कि मैं भी कुछ हूँ, उसलिए गिराया है. ये अफगानिस्तान में प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए नहीं गिराया है. इस तरीके के स्टेप्स अगर ये लेंगे तो अफगानिस्तान में प्रॉब्लम और बढ़ा देगा, सॉर्ट आउट करने की तो बात दूर गई. तो इस तरीके की बातें इनके बारे में बोल रहे हैं यहाँ पे. इसके अलावा आर्टिकल में दुरंद लाइन का जिक्र किया गया है. दुरंद लाइन देखिए पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है. तो दुरंद लाइन के पास में जो जो नानगढ़ जो प्रोविडेंस है जिस पे बम गिराया गया है, ये करजाई जी ये भी बोल रहे हैं कि 2 से ढाई 3 साल तक उन्होंने वेट किया. पहले वहां पे कोई आईएएस टेररिस्ट थे ही नहीं, तो इन्होंने पहले वेट किया कि वहां पे वो चले जाए और उसके बाद उनके ऊपर बम गिराया जाएगा. अगर यूएसए चाहता तो उनको पहले ही रोक सकता था. तो ये बोल रहे हैं कि यूएसए की दो मुही अप्रोच है, दो मुहे सांप वाली अप्रोच है. एक साइड में तो बोल रहा है कि मुझे टेररिस्ट एक्टिविटी खत्म करानी है अफगानिस्तान से, और दूसरी साइड में क्या कर रहा है पाकिस्तान, जो कि एक बोल रहे हैं कि जो कि यहाँ पे पाकिस्तान में जो एक नर्सरी है टेररिस्ट को पैदा करने वाली, ऊपर से फिर क्या कर रहे हैं, उनको पैसा भी दे रहे हैं, उनको पैसा भी दे रहे हैं कि टेररिस्ट एक्टिविटी खत्म करो.
पाकिस्तान को, जबकि उनको पता है कि सारी फैसिलिटी जो है वो सप्लाई जो है वो प्रोवाइड कराई जाती है टेररिस्ट को पाकिस्तान के द्वारा। ये करजाई जी के वर्ड है, ठीक है ना। तो ऐसा बोल रहे हैं कि इतनी सारी एक्टिविटी की जा रही है, उसके बाद भी यूएस से सारी उनको सप्लाई कर रहा है और ऊपर से बोल रहा है कि मुझे टेररिस्ट एक्टिविटी खत्म करनी है। तो ये तो बिल्कुल उल्टी बात हो गई, ठीक है। इसके अलावा फिर ये रशिया के बारे में थोड़ा बोलते हैं। रशिया के बारे में बोले, देखिए रशिया बोलता तो है कि मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, अलायंस भी बनाई है उसने मिला के, पर लेकिन फिर भी कुछ कर नहीं पा रहा है। उसी सिचुएशन में है वो। मैंने उनको बोला जब संघाई कॉर्पोरेशन की मीटिंग हो रही थी कि ऐसा ऐसा यूएसए का काम चल रहा है वहां पे, कि देखिए कैसे करना है। तो उन्होंने बोला कि देखिए मेरे साथ वैसे ही यूएसए के बहुत सारे इश्यू चल रहे हैं, तो इसके बारे में थोड़ा देख के काम करना पड़ेगा। फिर जो अब मेन पॉइंट आया निकल के, इन्होंने इंडिया के बारे में पूछा कि इंडिया के बारे में आप क्या सोचते हैं कि इंडिया को किस तरीके से वहां पे काम करना चाहिए। तो इन्होंने बोला देखिए इंडिया की एक ऐसी सिचुएशन है कि इंडिया सबसे स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है वहां पे, अगर देखा जाए तो। इंडिया को यूएसए ने जैसे बोला है, यूएसए ने बोला कि इंडिया को हमारे साथ में मिलकर काम करना चाहिए अफगानिस्तान में शांति शांति बनाए रखने के लिए। तो ये बोल रहे हैं कि देखिए इंडिया को यूएसए के हिसाब से काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि यूएसए तो कल को आज ये बोल रहा है, कल को बोलेगा कि इंडिया को हमारे साथ काम नहीं करना चाहिए। इंडिया को अपनी एक अलग ही अप्रोच लेकर चलनी चाहिए अफगानिस्तान के लिए। इंडिया को एक अलग प्रॉपर तरीके की स्ट्रेटजी बनानी चाहिए। तो फिर क्वेश्चन करने वाले ने पूछा किस तरीके की स्ट्रेटजी की बात कर रहे हैं आप। मतलब कि उनको यहाँ पे, हमारे यहाँ पे मिलिट्री के जो हमारे सैनिक हैं उनको तैयार करना चाहिए, हमारे यहाँ पे जो हथियार वगैरह उनको सप्लाई करना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि यूएस से बोलेगा तो करेंगे और नहीं बोलेगा तो नहीं करेंगे, क्योंकि हम जो है आपके नेबर हैं। तो हाँ, आपको हमारे साथ में रहना है, यूएसए को थोड़ा ना हमारे साथ में रहना है। यूएसए आज कुछ बोल रहा है, कल कुछ बोलेगा, परसों कुछ बोल रहा है। और ये आगे इन्होंने यहाँ तक बोला है कि यूएसए हमारी सोवरेनिटी को हर्ट कर रहा है, एक तरीके से बिना पूछे ताछे इस तरीके से बम दाग देना। और अपनी गवर्नमेंट को भी इन्होंने थोड़ा सा यहाँ पे क्रिटिसाइज किया है कि इस तरीके की एक्टिविटी यूएसए कर रहा है और फिर भी उसको अलाउ कर रहा है, इस तरीके की चीजें अलाउड नहीं करनी चाहिए। तो ये इसमें कुछ इश्यूज थे जो हम काफी बार डिस्कस कर चुके हैं, आप लोगों को थोड़ा रिवीजन भी हो गया होगा यहाँ पे, ठीक है। देखिए ये वाला आर्टिकल एड्स के ट्रीटमेंट से रिलेटेड है, हम लोग कई बार डिस्कस कर चुके हैं इस वाले आर्टिकल को। इस वाले आर्टिकल में थोड़ा सा बस वही दे रखा है हमने। हमने जो जिक्र किया था कि यहाँ पे हमने जिक्र किया था नॉर्मल एड्स के बारे में। तो बोल रहे हैं कि डब्ल्यूएचओ ने पहले ही हमको बोला था एआरटी को इम्प्लीमेंट करने के लिए। एआरटी, इसका नाम याद रखिएगा, ठीक है ना। इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी। ये क्या होती है, जो एड्स के पेशेंट होते हैं उनको मतलब एक तरीके से सेफ रखने के लिए आप लोग बोल सकते हैं, क्योंकि ये देखिए वायरस को तो नहीं मारती है, पर लेकिन उसको कंट्रोल करने का कहीं ना कहीं तक एक तरीका ढूंढती है, मतलब उसको कंट्रोल करने की क्षमता रखती है। मैंने एड्स के बारे में आप लोगों को बताया भी था। देखिए एड्स का जो वायरस होता है उसका इस तरीके का होता है, वो नेचर चेंज होता रहता है उसका। मान लीजिए आज ए तरीके का है वो, ठीक है ना, तो कुछ टाइम बाद वो उसका नेचर चेंज होकर बी तरीके का हो जाएगा, कुछ टाइम बाद उसका नेचर चेंज होकर सी तरीके का हो जाएगा। अगर हम ए के तरीके की मेडिसिन बनाएंगे जो ए के वायरस को खत्म कर सके, तो वो बी पे इंप्लीमेंट नहीं होगी। अगर बी के तरीके की वायरस दवाई बनाए कि बी जैसे वायरस को मार सके, तो वो सी पे इंप्लीमेंट नहीं होगी। तो इस तरीके से इसका जो नेचर चेंज होता रहता है, यही रीजन है इसकी कि आज तक दवाई नहीं बनाई जाती है। कोई भी ऐसी बीमारी जिसका नेचर चेंज होता रहता है, जिसके वायरस का नेचर चेंज होता रहता है, उसी को हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। यही रीजन है कि कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिनका कि हम आज की डेट तक भी मेडिसिन नहीं ढूंढ पा रहे हैं। अगर कोई फिक्स वायरस हो तो उसको देखिए ऐसी मेडिसिन उस पर ट्राई कर करके कुछ ना कुछ तो जुगाड़ निकाल ही लेते हैं, पर लेकिन अगर जिसका नेचर ही चेंज हो रहा है उसके लिए क्या जुगाड़ निकालेंगे। तो इसलिए वही सारी बातें हैं। एड्स के बिल के बारे में भी हम लोगों ने जिक्र किया था, हालांकि इसमें तो बस यही दे रखा है कि गाइडलाइन अगर यूएसए बोल रहा हूँ, डब्ल्यूएचओ के हिसाब से अगर हम चलते, तो जो प्रॉब्लम जितनी ज्यादा आज की डेट में इंडिया में कंडीशन है वो इतनी ज्यादा नहीं रहती, और कंडीशन बहुत ही बेहतर रहती। तो ये वाली बोली गई है। यहाँ पे तो कुछ नहीं है, हाथी को सेव करने का तरीका बताया गया है, श्रीलंका में यूज कर रहे हैं कुछ, तो काइंड ऑफ आर्टिकल है बस ओनली। आइए इन आर्टिकल को देखते हैं बहुत बहुत अच्छे से। अब देखिए इंडिया और तुर्की के रिलेशन के बारे में। इंडिया के जो तुर्की के जो प्रेसिडेंट है वो कहाँ पे आए, इंडिया में आए। लेकिन इंडिया में आने से पहले इंडिया ने किसको किया, साइप्रस के प्रेसिडेंट को बुला लिया। तो उसकी वजह से जो है थोड़े रिलेशन है एक सही लेवल पे नहीं पहुंचे जितना सोचा गया था। कंडीशन क्या थी, कंडीशन ये है, यहाँ पे एक बार मैप में देखिए, ये हो गया यहाँ पे तुर्की, और यहाँ पे नीचे छोटा सा हो गया साइप्रस, ठीक है। तो साइप्रस के साथ में जो तुर्की के रिलेशन है वो अच्छे नहीं है, क्योंकि जो साइप्रस का ये ऊपर वाला पोर्शन है, यहाँ पे ये हो गया साइप्रस और ये हो गया तुर्की। तो साइप्रस का जो ऊपर वाला पोर्शन है ये तुर्की ने अपने कंट्रोल में कर रखा है बहुत पहले से, 1974 से। तो ये चाहते थे तुर्की, ये साइप्रस वाले चाहते थे जब इनके प्रेसिडेंट इंडिया की विजिट पे आए हुए थे कि इंडिया हमारी हेल्प करे तुर्की से बात करने में, कि तुर्की जो है इस वाले हिस्से को छोड़ दे। क्यों, क्योंकि जो नॉर्थ वाले आदमी, जो नॉर्थ वाले प्रेसिडेंट है और जो साउथ वाले प्रेसिडेंट है, दोनों मिलकर रहना चाहते हैं, तुर्की को कंबाइन करना चाहते हैं। पर लेकिन तुर्की जो है इसके, तुर्की को नहीं, साइप्रस को कंबाइन करना चाहते हैं, ठीक है। पर लेकिन जो साइप्रस है वो तुर्की के कंट्रोल में है, ठीक है। तो ये बात बोली जा रही है कि इंडिया अगर बात करता है तो थोड़ा सॉर्ट आउट की जा सकती है।
तो तुर्की को प्रेसिडेंट को ये बात अच्छी नहीं लगी। उन्होंने आते ही क्या बोला, पहले भी उन्होंने ऐसी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दी थी। उन्होंने आते ही ये बोला कि जिस तरीके से इंडिया चाहता है कि वो हमारे और साइप्रस के बीच में मतलब रिलेशन अच्छे करा सकता है, इसी तरीके से हम भी चाहते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में रिलेशन अच्छे हो जाए। तो जो कश्मीर का इशू है, हम लोग उसमें हेल्प कर सकते हैं आपको सोल्यूशन देने में। इनको आगे आर्टिकल में ये भी बोला है कि ये जानते थे कि इंडिया चाहता है कि ये हमारा बायलैटरल डिस्प्यूट है, हम इसको अपने आप से सोल्व करेंगे। इसके बाद भी इन्होंने ऐसी स्टेटमेंट दी। तो ये कहीं ना कहीं वही था, टिट फॉर टैट। हम उनको बोल रहे हैं, हमको बोल रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर कटाक्ष कर रहे हैं। ऐसा ही कुछ बात इन्होंने 2016 में बोली थी जब पाकिस्तान में गए थे, कि हमको मिलके और यूएन को मिलके इसके कश्मीर वाले इशू को सोल्व करना चाहिए। तो वही बात बोल रहे हैं कि ये मतलब जो हम बोल रहे हैं वो ये बोल रहे हैं, या जो ये बोल रहे हैं वही हम बोल रहे हैं। तो एक दूसरे को चीजें बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप अपने अपने एरिया में रहे, हमारे एरिया में आके ना घुसे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो इनके प्रेसिडेंट है, ये अभी रेफरेंडम करवा के आए हैं, वो सब चीजें हम लोगों ने डिस्कस की थी। ये पहले प्राइम मिनिस्टर थे, फिर प्रेसिडेंट बने, अब उसका रेफरेंडम करवा के क्या चाह रहे हैं कि सारी पावर प्रेसिडेंट के हाथ में रहे। एक पार्लियामेंट्री सिस्टम को प्रेसिडेंट सिस्टम के फॉर्म में चेंज करना चाहते हैं। मतलब आप लोग बोल सकते हैं इंडियन सिस्टम को एक यूएसए वाले सिस्टम में चेंज करना चाहते हैं। और यूएसए में तो बैलेंस ऑफ पावर होती है, चेक एंड बैलेंस होता है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं रहेगा। जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव सारी इनके अंगूठे के नीचे रहेंगे और अपने हिसाब से काम करवाएंगे उनपे। तो एक तरीके से डिक्टेटरशिप तैयार होने जा रही है यहाँ पे। ठीक है ना, तो ये बात बोल रहे हैं। आगे देखिए क्या बोल रहे हैं कि जैसे ये यहाँ पे विजिट पे आए, तो इससे पहले ये सिंस 2008 की बात कर रहे हैं, एक 8 से बाद में तब ये प्राइम मिनिस्टर थे, अब फिर विजिट पे आए हैं। तो कश्मीर का इशू को उठाया कि बोला कि मल्टीलेटरल, मतलब बायलेटरल होता है दो आदमी मिलकर सोल्व करें, मल्टीलेटरल होता है कई सारे मिलकर सोल्व करें। तो इंटरमीडिएटरी बनना चाह रहे हैं पाकिस्तान के साथ में रिलेशन को सोल्व करने में। ठीक है, आगे क्या बोल रहे हैं, आगे देखिए जो तुर्की है पाकिस्तान के साथ में ज्यादा अच्छे रिलेशन बना के रखना चाहता है, क्योंकि अपना आपको दिखाना चाहते हैं कि हम एक मुस्लिम कंट्री हैं। तो उस तरीके से पाकिस्तान को ज्यादा मतलब एक तरीके से पाकिस्तान के साथ में ज्यादा बेटर रिलेशन बनाना चाहता है। और यहाँ पे आके भी इन्होंने कई सारे ऐसे काम किए हैं जो दिख रहे हैं कि सपासप की पाकिस्तान को ज्यादा फेवर कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी क्या बोला गया कि जैसे इंडिया ने किया है ऐसे इन्होंने किया है। जिस तरीके से इंडिया ने साइप्रस वालों को बोला कि यहाँ पे बोला कि हम आपकी हेल्प करेंगे, इशू को सोल्व करेंगे, इन्होंने भी आती वही बात बोल दी। ठीक है, तो जो एक्सपेक्टेशन थी उससे लोअर रिलेशन रह गए, इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं लगाई जा रही थी। ये सोचा जा रहा था कि रिलेशन अच्छे लेवल पे पहुंचेंगे, पर लेकिन रिलेशन जो है वो एक अच्छे लेवल पे नहीं पहुंच पाए। ओके, आगे देखिए क्या कर रहे हैं। देखिए बोथ कंट्री के जो अगर देखा जाए, जो बायलैटरल रिलेशन की बात की जाए, तो बायलैटरल रिलेशन में जितना सोचा गया था उतना तो नहीं हुआ, पर लेकिन कुछ हुआ। जैसे कि मतलब एयर में जो कनेक्टिविटी है उसके बारे में इंक्रीज करने की बात की, और टूरिस्ट वीजा की अराइवल पे बात करी। वो सब बातें अपनी जगह सही है। जो ये प्रेसिडेंट है तुर्की के, उन्होंने एक बात तो बोली है कि यूएन में इंडिया को सीट मिलनी चाहिए, इसके लिए सपोर्ट की है। पर लेकिन दूसरी साइड में एनएसजी की बात करें, हम न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप की बात करें हम, तो उसमें इन्होंने क्या किया है, पाकिस्तान को भी इंडिया के साथ में सपोर्ट किया। तो यहाँ पे दिख रहा है साफ साफ। दूसरा इन्होंने क्या किया, हमारे यहाँ पे जब ये आए हुए थे उसी टाइम पे नक्सल का अटैक हुआ था, जिसमें हमारे 25 सीआरपीएफ के जवान मारे गए थे। तो इन्होंने ये नहीं बोला कि वर्ल्ड के टेररिज्म का इन्होंने जिक्र नहीं किया। पाकिस्तान में जो टेररिज्म फैलाया जाता है उसके बारे में इन्होंने जिक्र नहीं किया। राइटर ये बोल रहे हैं कि उसके बारे में इन्होंने जिक्र ही नहीं किया। बस इन्होंने जो नक्सल के द्वारा जो टेररिज्म फैलाया जाता है उसके बारे में इन्होंने जिक्र किया। जो पाकिस्तान वाला टेररिज्म है उसके बारे में कुछ जिक्र ही नहीं किया इन्होंने। तो फिर बोल रहे हैं कि देखिए इंडिया और तुर्की के जो रिलेशन है वो बहुत ही पुराने रिलेशन है, मुगल के टाइम से रिलेशन चले आ रहे हैं, सूफी संतों के टाइम से। ओटोनम एम्पायर के बारे में भी हमने कई बार पढ़ चुके हैं, तो उससे रिलेशन पुराने चले हुए आ रहे हैं। पर लेकिन आज की डेट में देखा जाए उस लेवल के रिलेशन नहीं बच गए हैं। यहाँ पे पोएट की बात की इन्होंने, रूमी और सूफी मूवमेंट चलाए गए थे। भक्ति मूवमेंट की बात ले लीजिए, जो कि आपने हिस्ट्री में पढ़े होंगे सारे ये। तो तब से लेके हमारे जो रिलेशन इनके साथ में रहे बहुत अच्छे रहे, और हमारे फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम पे भी हमने फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम पे भी एक मूवमेंट चला गया था, याद आ रहा है आपको? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जिस मूवमेंट के थ्रू मैंने कल क्वेश्चन जब डिस्कस करा था सेकंड वीडियो में, तब भी इसका जिक्र किया था। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो उसमें भी हमने तुर्की को सपोर्ट किया था, तुर्की के इंडिपेंडेंट को हमने हमेशा सपोर्ट किया है। पर लेकिन यहाँ पे ये है कि ये पाकिस्तान को ज्यादा फेवर कर रहे हैं। ओके, तो जो पुराने रिलेशन हमारे तुर्की के साथ में हुआ करते थे, उस टाइम पे अच्छे रिलेशन हुआ करते थे, अब वो पुराने रिलेशन का जो रास्ता था हमारा उससे चेंज हो गए हैं, ये अपने ही अलग रास्ते पे चल रहे हैं। पर देखिए न्यू दिल्ली को जो है अपने हिसाब से चलना चाहिए, उसको जो है रिलेशन अच्छे बना के रखना चाहिए, जिस तरीके से यूएई के साथ में बना रखे हैं, सऊदी अरेबिया के साथ में बना रखे हैं। ये भी मुस्लिम कंट्री है, पर लेकिन हम क्या बना के चलते हैं, एक बैलेंस बना के चलते हैं। हमारे किसी भी कंट्री के साथ में आज की डेट में इतने बुरे रिलेशन नहीं है, हम सबके साथ में अच्छे रिलेशन बना के चलते हैं, छोड़ के पाकिस्तान को। पाकिस्तान देखिए एक्सेप्शन है, वो अलग कंट्री नहीं है, एक तरीके से हमारा ही पार्ट था। तो वो उसके साथ में रिलेशन, वो तो एक वही होता है कि जैसे दो भाई अलग हो जाते हैं उसके बाद में इशू बना लेते हैं, जो कि सबसे अच्छे तरीके से मिलकर रहना चाहिए। आगे चल के उनके सींग लड़ने लगते हैं दोनों के। तो वही कुछ काम इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हो रहा है।
पर लेकिन हम को रिलेशन अच्छे बना के रखने की कोशिश करनी चाहिए और हमें हमेशा ट्राई करते रहना चाहिए कि दोनों के साथ में हमारे रिलेशन अच्छे रहे। ओके, ये वाला आर्टिकल एम के नारायण जी के द्वारा लिखा गया है। फॉर्मर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भी हैं और वेस्ट बंगाल के गवर्नर भी रह चुके हैं। बहुत सारे आर्टिकल लिखते हैं, बहुत अच्छे से आर्टिकल लिखते हैं, ये काफी एक्सप्लेनेशन के साथ में आर्टिकल लिखते हैं। तो यहाँ पे भी इन्होंने कश्मीर के जो इशू चल रहा है आज के डेट में उसका सोल्यूशन बताने की कोशिश करी है। देखिए क्या बोल रहे हैं कि न्यू दिल्ली को पूरी ओपन अपील रखनी चाहिए, ठीक है, सबके साथ में मिलकर काम करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो अपनी अलग हट में चलते रहे और वहां पे कुछ और ही होता रहे। देखिए जिस तरीके से ये आर्टिकल में नहीं दे रखा है, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अभी सजेशन दिया था कि मैं मीडिएशन का काम कर सकते हैं हम, और सॉरी यार, मीडिएशन का काम कर सकते हैं और इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देने की कोशिश कर सकते हैं। पर मुकुल रोहतगी जो कि हमारे अटॉर्नी जनरल हैं, उन्होंने ये बोला कि हमको आपका मीडिएशन की जरूरत नहीं है और हम उनके साथ में जो कि वहां पे टेररिस्ट एक्टिविटी फैला रहे हैं उनके साथ में मिलकर काम नहीं करने वाले हैं, ठीक है। तो अब ये आर्टिकल में क्या बोल रहे हैं, देखिए आर्टिकल में ये बोल रहे हैं कि जो महबूबा मुफ्ती जी हैं, ठीक है, सीएम है जम्मू कश्मीर की, और नरेंद्र मोदी जी पीएम है, ये 24 अप्रैल को मिले थे, ठीक है। तो 24 अप्रैल को मिले थे, तो देखिए ये बोला जा रहा है कि यहाँ पे अगर जिस तरीके से दोनों की अगर आइडियोलॉजी को देखा जाए, दोनों अलग आइडियोलॉजी के आदमी है, ये अलग आइडियोलॉजी के आदमी है, ये अलग आइडियोलॉजी के आदमी है, ठीक है। तो दोनों की अलग आइडियोलॉजी है, दोनों मिलके एक साथ में काम कर रहे हैं, एक साथ में काम कर रहे हैं। तो जिस तरीके से इनका फोकस होना चाहिए वो उस तरीके से फोकस देकर नहीं चल रहे हैं यहाँ पे। डिस्कशन तो सब चीजों के बारे में इन्होंने किया है, ठीक है ना, पर लेकिन जो मेन आउटकम निकल के आ रहा है उसके बारे में बोला है, इनका अलायंस कंटिन्यू रहेगा। ये अपने अलायंस के बारे में ज्यादा सोच रहे हैं, उसके बारे में नहीं सोच रहे हैं जो कि श्रीनगर में और जम्मू कश्मीर में जो सिचुएशन बनी हुई है उसके बारे में नहीं सोच रहे हैं। तो मतलब यही बात यहाँ पे बोली जा रही है कि देखिए करंटली मतलब एक तरीके से हाँ श्रीनगर के बारे में एक बार को सोच रहे हैं, पर कश्मीर में जो सिचुएशन बनी है उसके बारे में नहीं सोच रहे हैं। एक बार आप मैप देख लीजिए तब ज्यादा बेटर आप लोगों को चीज समझ में आएगी। ये देखिए पूरा, देखिए ये हो गया ऊपर, हो गया यहाँ पे कश्मीर वैली, ये हो गया लद्दाख जो कि सबसे बड़ा एरिया होता है, सबसे बड़ा एरिया आता है यहाँ पे इंडिया के अंडर में, और ये हो गया जम्मू वाला रीजन, ठीक है ना। जम्मू और कश्मीर दोनों अलग अलग है, ठीक है, बहुत से बंदे सोचते हैं कि एक ही जगह है ये, तो दोनों अलग अलग रीजन है, कश्मीर अलग रीजन है और ये वाला अलग रीजन हो गया यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे देखिए ये वाला हो गया श्रीनगर, ठीक है, ये उरी हो गया जहाँ पे अटैक होता है, पुंछ वगैरह में भी कई बार अटैक होते रहते हैं। बारामूला एपिसोड के बारे में मैंने आप लोगों को बोला था, एक बार यूट्यूब पे वीडियो देख लीजिएगा। ये कारगिल हो गया, लेह हो गया, लद्दाख हो गया, कम से कम यार हमारा पार्ट है, इसके बारे में हमको पता होना चाहिए कि है क्या। ये वाला रीजन पूरा हो गया पाक ऑक्युपाइड एरिया, ठीक है ना, और ये आजाद कश्मीर का नाम इसको दिया जाता है पाकिस्तान के द्वारा। सियाचिन ग्लेशियर हो गया जिसके बारे में हम लोगों ने जिक्र किया था, पाकिस्तान वाले कहते हैं कि सियाचिन ग्लेशियर की लाइन ये है, इंडिया वाले कहते हैं ये वाली लाइन है। तो ये वाला बीच में सियाचिन ग्लेशियर बोल पड़ जाता है, पाकिस्तान वाले कहते हैं हमारी साइड में है ये, इंडिया वाले कहते हैं हमारी साइड में है ये, ठीक है। इसके बारे में भी हमने जिक्र किया था, NJ9242, इसके बारे में हमने जिक्र किया था। यहाँ से LOC होती जाती है, लास्ट पॉइंट है LOC का ये, ठीक है ना। ये एक साइचिन है जो कि चाइना के द्वारा ऑक्युपाइड कर किया जा चुका है। तो ये कंप्लीट हमारा यहाँ पे ये कंप्लीट हमारा जम्मू और कश्मीर वाला रीजन हो गया, ठीक है। तो जो प्रॉब्लम चल रही है तो ये बातें यहाँ पे बोली जा रही है, आर्टिकल देखते हैं। तो ये बोल रहे हैं यहाँ पे अपने अलायंस और इनका श्रीनगर में फोकस है, कश्मीर पे इनका कोई फोकस ही नहीं है। कश्मीर में ये देखिए क्या बोल रहे हैं कि कश्मीर में तब से कंडीशन जो है वो ग्रेव ही होती जा रही है, ठीक है ना। 2016 से ले लीजिए कश्मीर में जो चीजें चल रही हैं वो और ज्यादा ग्रेव क्राइसिस की तरफ को बढ़ती जा रही हैं, तो इसलिए मोर कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है। और ये कॉम्प्लेक्स का पैटर्न कब से चला है ढंग से, जो बुरहान वानी जिसको टेररिस्ट बोलते हैं, इनको बोलते हैं कि एक टेररिस्ट थे और इनको मार दिया गया, तब से लेके वहां की जो जनता थी उन्होंने उनको बहुत सपोर्ट किया बुरहान वानी को। तो गवर्नमेंट बोल रही है टेररिस्ट है और जो कश्मीर की जो जनता बोल रही है कि ये शहीद है यहाँ पे। तो दोनों के बीच में इस चीज को लेकर रस्साकसी चलती रही और वो इसको शहीद दिखाने की कोशिश कर रहे थे और जो गवर्नमेंट है उसको टेररिस्ट घोषित कर चुकी थी। तो ये सब चीजों को देखते हुए तो ये बोल रहे हैं कि जिस तरीके से स्टेब्लिशमेंट हो चुका है आज की डेट में और जिस तरीके से वायलेंस बढ़ रहा है कंटिन्यू, किसी की समझ में ही नहीं आ रहा है कि असली मैटर है क्या, ठीक है। तो देखिए ये बोल रहे हैं कि जो नेचर चलता हुआ रहा है 2016 में भी वही चला था, जब बुरहान वानी टेररिस्ट घोषित करके डेथ की गई थी इनकी, और उसके बाद में तब से लेके 2017 में भी उसी तरीके का पैटर्न चला हुआ रहा है। आगे भी आप लोगों को देखने को मिलेगा, आगे इन्होंने कई सारी बातें बोली हैं। ये बोल क्या रहे हैं कि देखिए आप लोग बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं कई सारी चीजें हैं। देखिए जो एग्जैक्ट मुद्दा है वो ये है, जो इन्होंने बोल समझाने की कोशिश की है कि ना तो जो जो गवर्नमेंट है वहाँ की जम्मू कश्मीर की, ना तो उनकी समझ में आ रहा है क्या सिचुएशन है ढंग से, और ना ही सेंट्रल गवर्नमेंट की समझ में आ रहा है कि असली ग्राउंड में सिचुएशन क्या है। बस अपने अपने तौर तरीके जो जो पुराने हथियार हथकंडे अपनाते हैं, बस उसी को यूज करते हुए सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। बस एक चीज क्या आ रही है यहाँ पे जो देखने को मिल रही है, यहाँ पे कोई लीडर का फेस ही नहीं है। यहाँ पे फर्स्ट टाइम इस तरह की कंडीशन निकल के आ रही है। नॉर्मली दिखता था कि कभी कोई लीडर सामने आ गया, वो बोल रहा है कि मैं ये करूंगा, कभी कोई लीडर सामने आ जाता था, पर अब की बार कोई लीडर ही सामने नहीं है। एक मोब है, एक भीड़ है, वो सामने आ रही है। ये बोले अनऑर्गेनाइज्ड है और इवन डिवाइडेड भी है।
जो प्रोटेस्ट करने वाले हैं, तो उस तरीके की भीड़ सामने आती है निकल के। तो इसका ना कोई लीडर है, ना कोई वो है, तो इस तरीके की सिचुएशन बन गई है, तो इसका मतलब बहुत ज़्यादा ग्रेव कंडीशन हो चुकी है, अगर इस तरीके की सिचुएशन बन जाती है कहीं पे। बोल क्या रहा है कि नॉर्मली हम लोगों ने देखा है कि पाकिस्तान की जो आर्मी है, उन्होंने बहुत सारे मतलब उकसाया गया है लोगों को, उरी अटैक में किया है उन्होंने पठानकोट अटैक, और उससे पहले भी वो कई बार इस तरीके की चीज़ें कर चुके हैं। तो बहुत सारे आर्मी पर्सनों को मार चुके हैं। पर लेकिन जो ये केस यहाँ पे देखने को मिल रहा है, अब जो कश्मीर में केस देखने को मिल रहा है, वो एंटायरली डिफरेंट है। उसका नेचर ही बिल्कुल डिफरेंट है, वो डीलिंक्ड है, वो पाकिस्तान के मिलिटेंट के साथ में एक तरीके से है ही नहीं है। और इसमें अनऑर्गेनाइज़ तरीके का है, जिस तरीके से मैंने आप लोगों को अभी बोला, और ये एक तरीके से बहुत ही मतलब प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा, अगर ये इश्यू समझ में नहीं आ रहा है तो। और देखिए, जब जिस तरीके से पॉपुलेशन अगर नॉर्मल सिटीजन रोड पे आ जाते हैं, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम चल ही रही है। तो ये बोल रहे हैं कि जिस तरीके से आप लोगों को सॉर्ट आउट करना चाहिए, उस तरीके से आप लोग चीज़ों को नहीं देख रहे हैं, और ये मिसगिविंग भी हो सकता है कश्मीरी यूथ को, हो सकता है कि मतलब एक तरीके से उनको गलत पाथ पे चलाया जा रहा हो। पर लेकिन इतने लार्ज स्केल पे अगर कोई गलत पाथ पे चल रहा है इस तरीके से, तो उसको हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा, अगर सब लोग मिलके काम नहीं करेंगे। ठीक है? तो ये देखिए डीप, और सबसे बड़ी बात ये है, ये डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों तरीके से इंडिया को क्रिटिसिज्म करेगा, और पाकिस्तान को बोलने के लिए बात मिल जाएगी कि इंडिया जो है सप्रेस कर रहा है वहाँ पे इस तरीके की बातें, फिर इंटरनेशनल मीडिया में उठ के आएगी, फिर ह्यूमन राइट वाले इशू निकल के आएंगे। तो वो सारे इशू भी निकल के आएंगे अगर इसको जल्दी से जल्दी सॉर्ट आउट नहीं किया गया। इसको सॉर्ट आउट करने के जो तरीके बताए गए हैं, हालांकि वो मुझे काफी अच्छे लगे। बोला क्या है इन्होंने, देखिए कई सारी बातें बोली है, तो सबसे अच्छी बात तो यही बोली है कि पीस कैन नॉट बी इन्फोर्स ऑथोरिटेरियन मीन्स, मतलब एक ताकतवर तरीके से अगर सोच रहे हैं आप कि किसी को पीट के, दबा के, सप्रेस करके वहां पे पीस बनाया जाए, तो वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना? तो उस तरीके के बारे में आप सोचिए भी मत कि पीस जो है उस तरीके से आप लोग वहां पे लेके आएंगे कि सप्रेस करके, डरा के, धमका के, तो वो वाला कभी हो ही नहीं सकता है। देखिए सोशल मीडिया पे एक अलग ही वर्ल्ड चलता है, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, एक ने ट्वीट किया, दूसरे ने रीट्वीट कर दिया, वहां पे एक अलग ही दुनिया चलती रहती है। तो इस तरीके की दुनिया और लोगों को मतलब एक तरीके से अलग डायरेक्शन में लेके उनको बहकावे और बहकाने का काम करती है, उनका माइंड वॉश करने का काम करती है, अगर इस तरीके की चीज़ चलती रहती है। और जो रियलिटी है वो कुछ और ही रहती है। रियलिटी क्या है आज की डेट में, ये चल रही है कि जो वहाँ पे मारा जा रहा है इस वायलेंस की वजह से, उसको तो एक शहीद घोषित कर दिया जा रहा है, और विलन की तरीके से देखा जा रहा है, जो वहाँ पे ऑथोरिटी है उसको विलन की तरीके से देखा जा रहा है। तो ये आप लोगों को देखना होगा कि वहाँ पे असली रियलिटी क्या चल रही है ग्राउंड में। और ये जो रियलिटी चल रही है, ये एक तरीके से ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रही है सबको, क्योंकि देखिए अगर किसी को शहीद घोषित कर दिया जा रहा है इस तरीके से, तो कौन आदमी नहीं होना चाहेगा शहीद देश के लिए। तो अगर उनको लग रहा है कि हम देश के लिए शहीद हो रहे हैं, अगर उनको इस तरीके का लग रहा है, तो जो कंडीशन बन गई है, ये बहुत ही ग्रेव कंडीशन बन गई है, हर एक आदमी आगे निकल निकल के आएगा इस तरीके से। और यही कंडीशन तो एक तरीके से रेनबो का काम बनेगी, रेनबो इंद्रधनुष उसको बोलते हैं, रेनबो का काम करेगी कोएलिशन का बिटवीन जो अनअटैच्ड मिलिटेंट है और जो डीप स्टेट है पाकिस्तान में। डीप स्टेट किसको बोला जाता है? डीप स्टेट कोई भी उस तरीके, मैं पहले बता चुका हूँ इसको, कोई भी वो स्टेट का कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जिसके बेस पे जो कंट्री चलती है। एक साइड में मान लीजिए बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन होती है, एनजीओ वगैरह होती है, एक साइड में तो कंट्री होती है, पर इनका भी एक अलग वो होता है। जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप को ले लीजिए, उन्होंने कई सारी चीजें बोली, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, पर लेकिन अंदर की जो ऑर्गेनाइजेशन थी, अंदर के जो कोर्ट थे, उनके ऑर्डर जो आए निकल के, या फिर जो भी है, मतलब वो क्या करते हैं, मतलब अपना भी एक डिसीजन रखते हैं, और उसको मतलब इतना वो नहीं होता है कि जो सेंटर है उसको अपोज कर सके। ठीक है? तो मतलब उनका भी एक व्यूज रहता है, वो भी अपना एक काम करते हैं पूरा। तो इस तरीके से स्टेट के अंदर जो स्टेट हो जाता है, मतलब वो भी अपनी एक दुनियादारी चलाते हैं। तो जो यहाँ पे डीप स्टेट एक तरीके से बोला जा सकता है, आप जो टेररिस्ट है वहां पे, ठीक है ना, तो उनको बोला जा सकता है। या फिर जो मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है जो कि चाहते हैं कि इस तरह की कंडीशन बनी रहे, तो उनके बीच में एक रिलेशन बन जाएगा। तो अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ जाए और क्या किया जाए, तो उसके लिए बोल रहे हैं कि क्या करना चाहिए। तो जो पॉलिसी मेकर है और जो ऑर्डिनरी सिटीजन है, सबको मिलके एक तरीके से एक साथ लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से सामने सब निकल निकल के आ रहा है, अगर यही सिचुएशन चलती रही तो टैकल करनी मुश्किल हो जाएगी। उनकी भी कुछ प्रॉब्लम होगी, इसलिए बाहर निकल के आ रहा है। नॉर्मल सिटीजन ऐसे ही बाहर निकल के नहीं आता है यार, अपनी रोजी रोटी छोड़ के सड़कों पे आगे पत्थर फेंक रहा है, तो उनके साथ भी कोई प्रॉब्लम होगी। तो ये बोल रहे हैं कि उनकी प्रॉब्लम समझने की कोशिश करो कि उनकी प्रॉब्लम क्या है, उनको सप्रेस करने की कोशिश मत करो। ठीक है? एक तो ये बात बोले, दूसरा क्या बात बोल रहे हैं कि सबके साथ में बात करो बैठ के। ऐसा नहीं है कि किसी पर्टिकुलर एक सेगमेंट को पकड़ ले उसके साथ में बात कर रहे हैं, और जनता से ओपन अपील करो कि देखिए शांति बनाए रखिए, हम बात करेंगे आराम से और बैठ के साथ मैटर को सुलझाएंगे। एक एक्सपर्ट की सलाह लो, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट, या फिर इस तरीके से मतलब एक्सपर्ट हो, या कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म की या टीम के हिसाब से काम करो, जिस तरीके से यहाँ पे आप लोग बोल सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के बारे में ये बोल रहे हैं। ठीक है ना? तो मतलब सबको लेके साथ में चलो, किसी को अलग नहीं करना है, क्योंकि सब जो है पार्ट है हमारी कंट्री के। तो इस तरीके से बोल रहे हैं, और सबसे बेस्ट जो लगा वो मुझे ये लगा
देखिए जॉब प्रोवाइड करो, ठीक है ना, एक लार्ज स्केल में मैसिव जॉब ओरिएंटेड प्रोग्राम वहाँ पे चलाओ, जिससे कि जो आदमी फ्री हैं, जो देखिए नॉर्मली ये भी रहता है कि जॉब की वजह से फ्रस्ट्रेट आदमी रहते हैं, कुछ अलग कंडीशन रहती है, तो कम से कम कुछ आदमी तो इनमें ऐसे भी होंगे जिनको रोजगार नहीं मिल पा रहा है, जो यूथ हैं, तो वो भी एक तरीके से उनको भी थोड़ी सेटलमेंट मिलेगा, वो भी अपना माइंड पीस में लगाएंगे, अपना अपने काम में लगाएंगे, अपने घर गृहस्थी को देखेंगे। और पाकिस्तान के साथ में भी टॉक स्टार्ट रखो, पाकिस्तान को भी एक टेबल पे लाने की कोशिश करो। हालांकि पता है कि पाकिस्तान से ज्यादा आशा नहीं की जा सकती है, पर फिर भी देखिए अपनी साइड से प्रयास नहीं छोड़ना चाहिए, उनकी ग्रीवेंस को समझो और मैटर को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करो। तो काफी अच्छे अच्छे सजेशन है, तो काफी सबको हम यूज भी कर सकते हैं राइटिंग में यूज करने वाली तो यार अलग बात है, वो तो पेपर तो आते जाते रहते हैं, लेकिन अगर किसी की जान चली जा रही है, वो ज्यादा कंडीशन खराब हो जा रही है, तो सबसे अच्छी बात तो यही है कि ये मैटर सॉर्ट आउट हो जाए और सब मिलजुल के रहें, आराम से इंजॉय करें। यहाँ पे डब्ल्यूएचओ का फिर से जिक्र आ गया, यहाँ पे एक बैलेंस डाइट की बात चल रही है, एक बैलेंस फूड की बात चल रही है, ठीक है ना। तो उस फूड को, जो बैलेंस फूड की बात चली है, पहले क्वेश्चन बताइएगा। यहाँ पे क्वेश्चन आपके लिए क्या है, डब्ल्यूएचओ का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, एक तो ये बताना है, ठीक है ना। डब्ल्यूएचओ का हेडक्वार्टर, आप लोगों को बताना है कि इसकी पेरेंट बॉडी कौन है, ठीक है ना, पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन है इसकी, उसके बारे में आप लोगों को बताना है। डब्ल्यूएचओ का जो जो देखिए गठन तो होता है, स्टार्टिंग में होता है 1948 में ही हो गया था, तो उस टाइम से लेके वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं इसको। तो अलग अलग एरिया में अलग अलग प्रोग्राम चलाती है, बहुत से अफेक्टेड एरिया रहते हैं, जैसे सीरिया वाला एरिया हो गया, तो उसमें भी बहुत सारी दवाइयाँ जो होती हैं, हम लोगों ने जब पेटेंट वाला इशू डिस्कस कर रहे थे, हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो सस्ती दवाइयाँ खरीद के वहाँ पे प्रोवाइड कराते हैं, जिससे कि जो वहाँ पे आदमी है उनको आराम से दवाई मिल सके। तो जेनरिक दवाई के लिए ये भी हमेशा बढ़ावा देते हैं कि जेनरिक दवाई मिलनी चाहिए, क्योंकि दवाई सोसाइटी के कोज के लिए होती है, ठीक है। तो वो अलग इशू था। आज यहाँ पे बात क्या कर रहे हैं, यहाँ पे बात कर रहे हैं एक डाइवर्सिफाइड फूड की। मतलब एक डाइवर्सिफाइड फूड ऐसा होता है, मान लीजिए आटा है, आटा पीस के आता है, गेहूं वगैरह, मतलब गेहूं वगैरह पीस के आटा बनाया जाता है, तो उसमें ही कुछ ऐसे न्यूट्रिशन मिला दीजिए जिससे कि वो फायदेमंद हो जाए। तो इस तरीके से मार्केट में ऐसा आटा लेके आइए कि खुद ही उसमें अलग से उनको खाने की जरूरत ना पड़े न्यूट्रिशन वगैरह। तो मतलब आटे में मिला दीजिए, कुछ भी ऐसी चीज आ रहा है, कोई पैकेट आ रहा है किसी भी तरीके का, चीनी वगैरह आ रही है, उसमें मिला दीजिए। तो मतलब एक डाइवर्सी, एक मतलब माइक्रो न्यूट्रिशन या जो भी है उस तरीके के विटामिन वगैरह हैं, तो उनको अवेलेबल होने चाहिए, तो उसके बारे में जिक्र कर रहे हैं। देखिए मैक्सिमम जो प्रॉब्लम है आज की डेट में, कहीं ना कहीं जो वर्ल्ड की बोल रहे हैं कि थर्ड ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन वो अफेक्ट है, वो इन्हीं तरीके की चीजों से अफेक्ट है कि उनको एक ढंग की डाइट नहीं मिल पाती है। और ये रियलिटी भी है यार, आप खुद इतने पढ़े लिखे हैं, आप खुद देख लीजिए आप कितनी बैलेंस डाइट लेते हैं। नॉर्मली जितनी हमारी बॉडी का वेट होता है, मान लीजिए आपकी बॉडी का वेट 60 किलोग्राम है, तो आपको मिनिमम 60 ग्राम प्रोटीन डेली चाहिए बॉडी को। तो ये बॉडी की वेट के हिसाब से होता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से अगर आप इन चीजों के बारे में देखेंगे, तो हमको पता होना चाहिए कि हमारी बैलेंस डाइट क्या है। एक ओबेसिटी की इतनी प्रॉब्लम आ रही है, मोटापे की इतनी ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है आज की डेट में, क्योंकि शेड्यूल जो है इतने हेक्टिक हो गए हैं, वो काम ही नहीं कर पाते हैं। और खाने का तो पता नहीं है, लंच के टाइम पे डिनर, डिनर के टाइम पे लंच, और ऊपर से क्या चलता है, जो मिल रहा है बस पेट भरने के लिए खा लिया बस। अब ये नहीं पता कि उसके अंदर कितना हमारा प्रोटीन जा रहा है, कितने हमारे विटामिन जा रहे हैं, कितने हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट है। तो इन चीज़ों का हमारी कंट्री में तो खासकर बहुत ही कमी है, क्योंकि हमारी कंट्री में पर्सन जो है इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस ही नहीं देते हैं, बस जो मिलता है बेचारे खा लेते हैं, बहुत ही सीधे सादी पॉपुलेशन है हमारी। तो इनकी चीज़ों को अवेयर करना, इन चीज़ों के बारे में अवेयर कराना चाहिए हम लोगों को, ठीक है। तो देखिए बोल क्या रहे हैं कि जो आयरन की डिफिशियंसी है, लगभग 20% जो मेटरनल डेथ होती है, मेटरनल डेथ मतलब जो माएँ होती है उनकी डेथ हो जाती है, मतलब लगभग प्रेगनेंसी के टाइम पे हो जाती है, और भी रीज़न की वजह से हो जाती है। तो देखिए इसकी वजह से हो जाती है ये, तो कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम है अगर ओनली आयरन की वजह से इतनी कमी हो रही है, तो ये सोचने वाली बात है, ठीक है। आगे मेल न्यूट्रिशन के बारे में बोल रहे हैं, तो इनसे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और एनीमिया की प्रॉब्लम, ये एनीमिया होता क्या है? ये देखिए खून की कमी बोलते हैं इसको हिंदी में। तो खून की कमी होती है बहुत ज़्यादा, तो आयरन की दवाई अगर दी जाए प्रॉपर वे में, तो ये भी सही रहेगी। और इसकी वजह से और भी कई सारी प्रॉब्लम आती है, बर्थ वेट की प्रॉब्लम आती है, और भी प्री टर्म कंडीशन कई सारी ऐसी रहती है, सफर करते हैं। और खासकर ये पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी जो होता है, उन पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट डालती है। या फिर पुअर कंट्री की बात ले लीजिए, खासकर एशिया या अफ्रीकन वाला जो एरिया हो गया, तो वहां पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट डालती है। तो उनके बारे में भी सोच के चलना चाहिए, तो उनको एक फैसिलिटी प्रोवाइड करानी चाहिए, किस तरीके का उनको क्या क्या खाना चाहिए, ये सबको पता होना चाहिए, बताना चाहिए सबको। और काफ़ी काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं लोगों को पता नहीं होता उसका। एक और देखिए कई सारी बातें होती हैं। अब मान लीजिए आप लोग कुछ भी ऑयल वगैरह ले रहे हैं या कुछ भी फैट ले रहे हैं, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि उसका मतलब क्या है। उसका मतलब ये है, अगर आप ऑयल या वगैरह या कुछ फैट वगैरह ले रहे हैं, तो उससे होता क्या है, उससे जो माइक्रो न्यूट्रिशंस है वो एब्जॉर्व होते हैं आपकी बॉडी में। इसी तरीके से, जिस तरीके से यहाँ पे देने रखा है, एक बात और बताता हूँ, विटामिन डी के बारे में ले लीजिए। विटामिन डी कहीं से होता नहीं है कि सूरज से विटामिन डी मिलेगा, धूप से विटामिन डी मिलेगा, ऐसा नहीं है। अगर आप डेली 10 से 15 मिनट धूप में घूमेंगे, तो हमारी बॉडी में वो क्षमता है कि वो विटामिन डी बना लेती है, ठीक है ना। D3 बोलते हैं इसको।
तो ये हमको पता होना चाहिए। अगर बहुत से आदमी ऐसे होते हैं कि घर से बाहर ही नहीं निकलते हैं, 15 मिनट भी अगर बॉडी को आप धूप में नहीं ले जा रहे हैं, तो ये गलत बात है। कम से कम इतना तो आप जानिए, इतना तो कम से कम पता ही होना चाहिए कि हम अगर डेली 10 मिनिमम 10 से 15 मिनट हमको धूप में जाना ही जाना चाहिए। इससे हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो जाती है। तो हम रूल और रेगुलेशन तो बना लेते हैं, पर लेकिन लोगों को अवेयर नहीं करा पाते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है, जो फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, तो इसके बारे में जिक्र किया गया है कि बहुत सारे रूल एंड रेगुलेशन बना ले रहे हैं, उनको इन्फोर्स नहीं कर पा रहे हैं, और इनको इन्फोर्स भी नहीं कर पा रहे हैं। और जो प्लान वगैरह बनाए जाते हैं, उनमें एक इस तरीके से प्लान नहीं है, मतलब एक वो नहीं होता है कि प्रॉपर वे में सारी चीजें ऐड की गई हैं, सबको बताना चाहिए कि क्या क्या है, ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी को पता होना चाहिए कि किस में क्या क्या है। और आगे से देखिए ये बोल रहे हैं, अगर इनको यहाँ तक के प्लान बनाने चाहिए, मान लीजिए आटा वगैरह है, आटा पीस के आता है, तो उसमें कुछ ना कुछ इस तरीके का प्री मिक्स्ड कर दिया जाए न्यूट्रिशन वगैरह, जिससे कि लोगों तक लोग तो सोचे आटा पहुंच रहा है तुम्हारे पास में, पर लेकिन उनके पास में कंप्लीट आहार पहुंच रहा है, ठीक है ना, कंप्लीट डाइट के रूप में चीजें पहुंच रही है। और ये तो मिलाने तो सही है, आप मिला तो देंगे, पर लेकिन सबसे बड़ी कंडीशन क्या है इंडिया में, जो कि हम लोगों ने इकोनॉमिक सर्वे में भी डिस्कस किया था, वो है अफोर्डेबिलिटी। आदमी को अफोर्डेबिलिटी होनी चाहिए, आदमी को मिलना चाहिए कि उनको उनके पास में पैसा होना चाहिए कि उसको खरीद सकें। या फिर आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग एक काम और कर सकते हैं, जो आप लोग पहले से करते हुए आ रहे हैं, एक मिनट, कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का यूज कर सकते हैं। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू आप लोग एक अच्छे से इसको यूज कर सकते हैं, उनको अच्छे से फैसिलिटी प्रोवाइड करा सकते हैं, ठीक है। तो ये भी आप लोग काम कर सकते हैं। देखिए अभी जो पीछे हम लोगों ने टर्म यूज की थी, ये हो गया फूड फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। आप लोगों को बताना है इसके बारे में कि देखिए ये किस मिनिस्ट्री के अंडर में आती है, ठीक है ना, किस मिनिस्ट्री के अंडर में आती है, और हेडक्वार्टर भी बता दीजिएगा। चलिए, कुछ ज्यादा ही खुश लग रहा है आज आप लोग। और हाँ, खुशी से एक बात और याद आई यार मुझे, मतलब कल मैंने सोचा, कल मैं कमेंट पढ़ रहा था सारे, तो मैंने क्या देखा, जो फर्स्ट वीडियो पे मैक्सिमम कमेंट ज्यादा आते हैं हमेशा, और सेकंड वीडियो पे कमेंट कम आते हैं। तो मैं देख रहा हूँ कल सेकंड वीडियो पे ज्यादा कमेंट आ गए हैं, जो लास्ट में जो जो सेकंड वीडियो लेके आता हूँ उस पर बहुत सारे कमेंट आ गए। मैंने कहा यार ऐसा क्या हो गया, इतने ज्यादा एक्टिव कैसे हो गए आंसर देने में। देखा तो क्या, नीचे हैप्पी बर्थडे चल रहा है। पहले तो ये बताओ, आप लोगों को बताया किसने कि हैप्पी बर्थडे है भैया, हैप्पी अभी तो कोई बर्थडे वगैरह है ही नहीं है मेरा। ये मतलब कुछ भी अप्रैल फूल बना रहे हैं, वो भी मई के महीने में यार। मतलब इस तरह की चीजें मत किया करो, आंसर दिया करो। बर्थडे, मेरा बर्थडे वगैरह मई में नहीं होता है, ठीक है। तो यार ये इस तरह की चीजें मत चलाओ, फालतू में क्यों गुमराह कर रहे हो। किसी एक ने लिख दिया, फिर पूरी लाइन लग गई नीचे हैप्पी बर्थडे हो गया। तो ऐसे मत किया करो, आंसर दो, एक प्रोडक्टिव सेशन बनाओ। ये इस तरीके से फालतू में टाइम वेस्ट कर रहे हो, अपना तो कर रहे हो जिसने स्टार्ट किया है, ऊपर से दूसरों का बेचारों का और कर रहे हो, सबने स्टार्ट कर दिया। तो यार इस तरीके की चीजें मत करो, ठीक है ना। एक वो देखा करो, अगर कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो उसका रिप्लाई कर दिया करो। तो इस तरीके का इंटरेक्टिव सेशन बनाओ। ये इस तरीके के अप्रैल फूल वाली चीजें मत चलाओ, वो भी मई में। मई फूल हो गया है तो एक तरीके से, ठीक है। चलिए कोई नहीं, विश के लिए थैंक्स लॉट, सबको धन्यवाद जिन्होंने भी विश किया है, भले ही हो या ना, भले ही ना हो, पर फिर भी आप लोगों ने इतनी मेहनत की है तो उसके लिए थैंक्स। ओके, आइए आइए अब देख लेते हैं आगे। मतलब अच्छा लगा मुझे काफी, मैंने कहा कुछ भी स्टार्ट कर देते हैं यार। वही अफवाह हो गई जिस तरीके से डिमोनेटाइजेशन के टाइम पे वो नहीं होता कि नमक महंगा होने जा रहा है, सोल्ट महंगा होने जा रहा है, सबने खरीद लिया। मतलब कोई कुछ भी अफवाह फैला देता है, सब स्टार्ट हो जाते हैं फिर। इन चीजों को मत किया कीजिए यार। ये देखिए अच्छे, जो एक अच्छे लोग होते हैं, वो ये चीजें अच्छी नहीं लगती उनके हिसाब से, ठीक है ना। अच्छे अच्छे आदमियों की तरह रहो, अच्छी सोसाइटी बनानी है हम लोगों को। ओके, आगे चलते हैं, चलिए आगे देखिए। हंसी आ रही है मुझे, चलिए कोई नहीं। यहाँ पे देखिए क्या है, देखिए जैसे कि एक साइड में माता होती है और दूसरी साइड में बच्चा होता है, ठीक है ना। तो एक साइड में तो मम्मी होती है, प्रेग्नेंट लेडी जो बच्चे को जन्म देती है। तो वो ब्रेस्ट फीडिंग कैसे कर पाएगी, ब्रेस्ट फीडिंग तब कर पाएगी अगर उनको प्रॉपर वे में डाइट मिल रही है, प्रॉपर वे में फूड मिल रहा है। जब उनको ये सारी चीजें प्रॉपर वे में मिल जाएगी, तो उसी के बाद में वो बच्चों को ब्रेस्ट फीडिंग कराएगी ना। और आप लोगों ने इन्हें सबने सुना होगा कि 6 महीने तक ब्रेस्ट फीडिंग सबसे इंपॉर्टेंट होती है, उसके अलावा कुछ भी खिलाने पिलाने की बच्चों को जरूरत नहीं है। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, अगर उनको प्रॉपर डाइट मिल रही है तो इस चीज को भी आराम से टैकल किया जा सकता है। और इन केस ऑफ चिल्ड्रन के बच्चों के हिसाब से अगर देखा जाए, तो देखिए एडिंग जिंक बोल रहे हैं टू फूड ड्यूरिंग द 6 मंथ टू 12th मंथ, वो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि कई सारे रिस्क रहते हैं, कई सारी डिजीज रहती हैं जो कि बच्चों को नुकसान पहुंचा सकती है। तो उससे दूर रखा जा सकता है उनको, ठीक है ना। और देखिए अगर ये जिक्र कर रहे हैं जो फोर्टिफाइड फूड, जिसके बारे में मैं अभी जिक्र कर रहा था, डाइवर्सिफाइड या फोर्टिफाइड आप लोग इसको बोल सकते हैं। तो ये इस तरीके का जो फूड बनाया जाता है, ये फूड काफी फायदेमंद रहेगा इन सब चीजों से टैकल करने में। प्रोवाइड नियर एंड मीडियम टर्म गेन, जितने भी माइक्रो न्यूट्रिशन वाली प्रॉब्लम होती थी उनको सबको सॉर्ट आउट कर सकता है ये, ठीक है ना। तो इसीलिए अगर पॉपुलेशन को इस लेवल का फूड मिल रहा है तो वो बहुत ही अच्छा है, ठीक है। एम क्या है, एनकरेजिंग द, मतलब लोगों को एनकरेज किया जाए कि वो डाइवर्सिफाइड जो फूड है उसको एज ए होलसम डाइट के रूप में ले, एक बैलेंस डाइट का काम करेगा ये, अगर ये इस तरीके से प्रोवाइड कराया जा रहा है तो, ठीक है ना।
और देखिए बच्चों के बारे में जिक्र कर रहे हैं, बच्चों को स्कूल में जो फूड प्रोवाइड कराने चलना चाहिए, तो वहाँ पे भी ये प्रोवाइड कराना चाहिए इस तरीके से डाइवर्सिफाइड फूड ही प्रोवाइड कराना जाना चाहिए, जो कि कुक्ड फूड होता है, जो हमने मिड डे मील स्कीम के बारे में भी जिक्र किया था। चलिए मिड डे मील स्कीम से जिक्र से याद आया, ये बताइए सबसे पहले किस स्टेट ने इसको स्टार्ट किया था, मिड डे मील जो है, ठीक है ना, मिड डे मील, मिड डे मील एमडीएम, तो किस स्टेट ने इसको सबसे पहले स्टार्ट किया था और किस टाइम पे किया था, ये भी आप लोगों को बताना है। देख के आप लोगों को काफी आश्चर्य देखिए, आश्चर्य लगेगा, क्यों? क्योंकि ये बहुत पहले स्टार्ट हो गया था। ओके, ये वाला आंसर दीजिएगा। और ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कई बार एग्जाम में, ऐसे नहीं पूछा ये क्वेश्चन, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। तो देखिए ये क्या कह रहे हैं, जो फोर्टिफाइड फूड है वो क्या करेगा, हेल्प करेगा गैप भरने में, गैप भरने में, कि जो कि एक तरीके से जो न्यूट्रिशन देने वाली बात होती है। और नॉर्मल आदमी वैसे रोटी खाता है, बस अगर रोटी में ही उनको उसमें आटे में ही वो सब चीजें मिला के दी जाए तो आराम से उसको एंजॉय कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सारी बातें यहाँ पे कर रहे हैं। पर लेकिन सब बातों की एक बात घूम के ये आती है कि ये अफोर्डेबल होना चाहिए। अगर अफोर्डेबल नहीं रहेगा तो हमारे आदमी इनको, जो बेचारे गरीब आदमी हैं, जो एक मतलब इनको नहीं ले पाते हैं, वो उनको नहीं मिल पाएगा। और फिर से जो हमारे जितने भी सारे प्लान बना रहे हैं कागज पे, ये सारे इशू चल रहे हैं, वो सारे धरे के धरे रह जाएंगे, कोई मतलब नहीं रहेगा। तो सबसे बड़ी बात फिर वही होती है कि इसको अफोर्डेबल बनाना है। ओके, ये वाला आर्टिकल काफी अच्छा है, रिफ्यूजी की बात की है, जो रिफ्यूजी बन गए हैं इन्वायरमेंटल और आप लोग बोल सकते हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से, ठीक है ना। तो पहले तो एक बार यही देख लीजिए, मतलब थोड़ा सा इंडिया के बारे में देख लीजिए। आइलैंड की बात कर रहे हैं, बहुत सारे जो बहुत सारे आइलैंड हैं, ठीक है ना। तो एक तो इंडिया में ही हो गए, अंडमान और निकोबार हो गया, ऊपर से लक्षद्वीप हो गया। चलिए आपके लिए आज लोग आपके लिए क्वेश्चन है, आप लोगों को थोड़ा आइडिया होगा इंडिया के बारे में, थोड़ा और जानने को मिलेगा। यहाँ से लेके यहाँ तक की जो ये वाली लेंथ है, कम से कम पता होना चाहिए इंडिया का फिजिकल वो, ठीक है ना, ये कितनी है, और यहाँ से लेके यहाँ तक की ये वाली लेंथ कितनी है, ठीक है। ये तो बताना ही बताना है, इसके बाद में ये भी बताना है कि यहाँ के आसपास से जो होता हुआ जो चैनल जाता है वो कितने डिग्री का है। और ये भी बताएगा अंडमान और निकोबार को अगर डिवाइड कर दिया जाए तो वो कितने डिग्री का चैनल इसको डिवाइड कर सकता है, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन है आपके ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अच्छे रहेंगे, एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करेंगे आपके लिए। ओके, आइए अब देख लेते हैं आर्टिकल को, ठीक है। ये यहाँ पे जिक्र करिए टूवालू, टूवालू ये आइलैंड है, एक टूवालू आइलैंड है, ये कहाँ पे है, साउथ पैसिफिक में है। तो देखिए टूवालू आइलैंड को छोड़ दीजिए, बहुत सारे आइलैंड है, ऐसे फिजी हो गया, मार्शल हो गया, ये विनेटू हो गया, या माइक्रोनेशिया हो गया, या नूरेरू हो गया। तो ये आइलैंड है, या किरिबिती हो गया। तो एक तो ये करना है आपको, ये सारे आइलैंड है, इनको जाके सबको एक बार मैप में देखिएगा, ठीक है ना। मैप में देखने का मतलब ये नहीं है कि वो वाला मैप खोल के बैठ जाओ एटलस वाला, उसमें आपको कुछ नहीं दिखेगा ढंग से। आपको कहाँ पे देखना है, गूगल मैप में देखना है, वहाँ पे क्लियरिटी आएगी। तो कोशिश किया करो कि चीजें गूगल मैप में ज्यादा देखा करो एज कम्पेयर टू एटलस। एटलस में इतनी ज्यादा क्लियरिटी नहीं आती है, वहाँ पे चीजें बहुत छोटी रहती हैं और ढंग से दिखती भी नहीं है। यहाँ पे आपके पास में ऑप्शन रहता है जितना जूम करके देखना है, चाहो तो अंदर लोगों की छतें देख लो जाके इसमें, तो इतना भी जूम कर सकते हो, तो आराम से वो देखेगा, ठीक है। तो सारे आइलैंड को देखना है। तो पहले ये वाला आइलैंड देख लेते हैं एक बार, कम से कम इतना तो दिखाई देता हूँ। ये हो गया ये वाला आइलैंड, ठीक है ना, ये हो गया साउथ पैसिफिक, ये हो गया नॉर्थ पैसिफिक, तो इसके बीच में पड़ रहा है। तो इसके बीच में ये वाला आइलैंड पड़ रहा है, तो यहाँ पे पास में कौन पड़ गया, एक साइड में तो ये पड़ गया यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया पड़ गया, और इधर आसपास में यहाँ पे न्यूजीलैंड पड़ जाता है, ठीक है। तो ये देखिए क्या बोल रहे हैं इसके बारे में, आगे जिक्र क्या कर रहे हैं वो सारी चीजें देख लेते हैं। आज की डेट में वाटर का लेवल बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे वाटर का लेवल बढ़ेगा तो क्या होगा, तो आसपास वाले एरिया का लेवल भी बढ़ेगा। तो जैसे जैसे आसपास वाले एरिया में पानी चढ़ना स्टार्ट हो जाएगा उसी तरीके से फिर, ठीक है। तो अभी देखिए क्या बोला गया है कि यहाँ पे बोला गया है कि लगभग आने वाले टाइम में 70 सालों में लगभग तो चीजें डूबनी स्टार्ट हो जाएंगी और वनरेबल कंडीशन हो जाएगी, ठीक है ना। तो वाटर में डूबनी स्टार्ट हो जाएंगी, तो क्या देखिए अगर इनको यहाँ से हटाया नहीं गया तो बहुत सारी कंडीशन खराब हो सकती है आगे आने वाले टाइम में। तो देखिए क्या बोले हैं, 52 लगभग वनरेबल वनरेबल इसलैंड है आज की डेट में, ठीक है ना। तो ये आइलैंड है 52 लगभग, तो 62 मिलियन आदमी रहते हैं। तो लगभग इतने इतने आइलैंड और इतने आदमी, तो इनको मिला के ओनली 1% ग्रीन हाउस गैस ये एमिट करते हैं, ओनली 1%। और फिर भी देखिए ये सबसे ज्यादा जो क्लाइमेट चेंज की जो कंडीशन खराब हो रही है, सबसे ज्यादा झेलना इन्हीं को पड़ रहा है। तो इसीलिए यार जिनकी गलती नहीं है एक तरीके से उनको सजा मिल रही है, ये बोला गया आर्टिकल में। तो देखिए कंडीशन जो कितनी चेंज होती जा रही है, बहुत सारी, तो इनकी हेल्प करनी चाहिए। तो कई सारी बातें हो रही हैं, देखिए एक तो सबसे बड़ी बात है कि इमीडिएट कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकालना चाहिए, किस तरीके से ग्रीन हाउस गैस को कम करना है। कौन कौन सी होती है याद आ रही है, फिर भूल गए, फिर से लिखो, जब तक याद नहीं हो जाएगी तब तक छोड़ना छोड़ा जाएगा आप लोगों को, ठीक है। और देखिए यार कई बात एक और बोलना चाहता हूँ मैं, कई सारे बंदे कमेंट लिखते हैं सर फैन हो गया ये हो गया, यार ये सारी चीजें मत बोला करो। या तो बड़ा भाई बोल लो यार, भाई वर्ड बोल लो, ज्यादा बच बच रहेगा। बस अगर थोड़ा सा और लगता है ज्यादा से ज्यादा अगर बोल सकते हो तो मतलब सर बोल लो, पर ये फैन वाला वर्ड मत यूज किया करो यार, ठीक है ना। ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है यार, एक तरीके से मतलब अंदर से फीलिंग नहीं आती है, मैं आप लोगों के साथ में अटैच होकर रहना चाहता हूँ।
तो इससे लगता है कि दूर कर रहे हो आप लोग मुझे, ठीक है। तो फैन वर्ड मत यूज किया करो कभी भी। बहुत सारे कमेंट उसमें इनबॉक्स में एसएमएस करते हैं, सर मैं फैन हो गया हूँ। यार फैन वगैरह ये मतलब एक यार दोस्तों की तरह बात करते हैं ना। मैं हमेशा आप लोगों को कभी लगा आप लोगों को इतना बढ़ चढ़ के बात कर रहा हूँ कि मतलब हाई फाई लेवल में जा रहा हूँ। हमेशा आप लोगों के लेवल में रहने की कोशिश करता हूँ। तो भाई मानो या फिर दोस्त मानो यार, एक तरीके से तो वो ज्यादा बेटर है एज कम्पेयर टू सर। से भी ज्यादा अच्छा रहेगा अगर भाई की तरह ट्रीट करो मुझे अपने, ठीक है ना। और जो ज्यादा छोटे हैं तो मतलब वो सर बोल सकते हैं बस, वरना मुझे मतलब थोड़ा सा लेवल में रहो यार। ये फैन वैन ये बहुत बड़ी, ये बड़ी बड़ी बातें हो जाती हैं बहुत। उनको पढ़ाई से दूर रखो, ठीक है। तो देखिए आगे क्या बोल रखा है यहाँ पे आगे बोला है कि देखिए जल ये पीपल जो फेस कर रहे हैं प्रॉब्लम, बहुत सारी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। एक तो इनअंडेशन वाली प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। ये क्या होता है पिक्चर में देखिए, आप लोगों को समझ में आएगा। यहाँ पे ये वाला देखिए, यहाँ पे नॉर्मल ये वाला एरिया यहाँ पे आ रहा है। जब बाढ़ बढ़ के यहाँ तक चली जाती है, तो जब यहाँ तक बाढ़ जाएगी तो देखिए यहाँ तक ये वाली लाइन यहाँ दिख रही है, तो यहाँ तक पानी घुस गया अंदर आके, देखिए। तो इस तरीके की प्रॉब्लम फेस करते हैं। अगर इस तरीके से पानी अंदर आ जाता है तो जो यहाँ पे रहते हैं बहुत सारे घर भी बहा के ले जाता है। तो वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है इनके सामने, और ज्यादा प्रॉब्लम आने लगती है। इसके अलावा डेजर्टिफिकेशन होता है, सोइल इरोजन होता है, तो ये भी सारी चीजें होती हैं। और देख कई बार स्ट्रोम आ जाते हैं, साइक्लोन आ जाते हैं, तो वो अलग प्रॉब्लम होती है। तो बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है इनको। आगे क्या बता रहे हैं, अगर सी लेवल देखिए 0.5 से 2 मीटर तक राइज, 2 मीटर तक बढ़ता है, तो 1.2 लगभग इतने से ज्यादा, इतने लगभग इतने आदमी को डिस्प्लेस्ड करना पड़ जाएगा, ठीक है ना। तो ये बात कर रहे हैं कहाँ पे, कैरेबियन सी के बारे में जिक्र कर रहे हैं यहाँ पे, और इंडियन पैसिफिक के बारे में भी जिक्र कर रहे हैं। पहले कैरेबियन सी देख लीजिए। कैरेबियन सी ये वाला एरिया हो गया। कहीं पे भी ले लीजिए, जहां जहां पे भी आइलैंड है, किसी भी एरिया में आप लोग ले सकते हैं इसको। ऐसा नहीं है कि यहीं पे देखना है, कहीं पे भी चले जाइए। तो हर एक एरिया का आप लोग यहाँ पे जिक्र कर सकते हैं, ठीक है। तो कहीं पे भी चले जाइए। तो ये बात यहाँ पे बोल रहे हैं। तो क्या करना है, एक तरीके से किसी भी तरीके से इसको सॉर्ट आउट करना है सॉल्यूशन को, ठीक है। तो उसके बारे में जिक्र कर रहे हैं। और देखिए यहाँ पे एक बात और बोल रहे हैं कि बहुत सारा माइग्रेशन होगा, डोमेस्टिक भी होगा और इंटरनेशनल लेवल पे भी होगा। और एग्जाम्पल क्या दे रहे हैं, जो हम अभी जिक्र कर रहे थे, टुवालू आइलैंड का जिक्र कर रहे थे। तो यहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने पूछा, मतलब ये पूछा गया न्यूजीलैंड से पूछा, तो न्यूजीलैंड ने बोला कि 75 आदमी हर साल आप लोग यहाँ पे माइग्रेट कर सकते हैं। पर लेकिन ऐसा कुछ ऑस्ट्रेलिया से पूछा तो उन्होंने मना कर दिया। तो उन्होंने एकदम मना कर दिया। तो 75 आदमी करेंगे तो 140 सालों में सब आदमी वहां पे पहुंच जाएंगे। पर लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने ऐसा कुछ भी करने से मना कर दिया। तो देखिए बहुत ज्यादा कॉस्ट आएगा। अगर कॉस्ट का भी एस्टिमेशन अगर कैरेबियन कम्युनिटी के हिसाब से लगाया जाए, तो लगभग 187 बिलियन का कॉस्ट आएगा। इतना लगभग 280 तक अगर इसको चीजों को फेस किया जाए, 280 तक बोला जा रहा है कि चीजें और ज्यादा बढ़ जाएगी। तो देखिए पॉलिसी में कुछ ना कुछ तो चेंज लाना पड़ेगा। ग्रीन हाउस का एमिशन जो आ रहा है वो बढ़ता ही जा रहा है, और आगे आने वाले टाइम में और बढ़ेगा, 50% तक लगभग बोला जा रहा है। तो इसको घटाना पड़ेगा, अगर वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। और ये वाली तो बड़ी बड़ी बात हो गई, इतना पैसा देना है वो देना है, वो तो सब एक तरीके से देखना ही पड़ेगा। छोटी छोटी बात भी है, बहुत सारी छोटी छोटी रेमेडीज भी है जिनको फॉलो करना है। किस तरीके से प्रोटेक्शन करना है, किस तरीके से स्टोरेज फैसिलिटी करनी है, किस तरीके से इनको माइग्रेट करना है, किस तरीके से इनके खाने की ख्याल रखना है, किस तरीके से इनका हेल्थ का ख्याल रखना है। तो वो भी एक चीज है। तो इसके लिए वो क्या बोल रहे हैं, एक सिंगल पर्पज फोरम बनानी चाहिए। अगर कोई आदमी माइग्रेट होकर एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जा रहा है, तो वहां पे उसको सारी फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जा सके, क्लाइमेट से रिलेटेड या कल्चर से रिलेटेड वो सारी फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जानी चाहिए। और आगे जिक्र किया इन्होंने यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन, जो कि 1992 के हिसाब से है, उसके हिसाब से भी चीजों को सेटल डाउन करना चाहिए, इसका भी यूज करना चाहिए। मतलब यूएन को भी आगे आना चाहिए सबको एक साथ लेके चलने में। और अगर देखिए इनको प्रॉब्लम, इनकी जो प्रॉब्लम हो रही है, उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं निकाला जा रहा है, तो ट्रिब्यूनल बनाना चाहिए, जिससे कि अगर इनको कोई प्रॉब्लम आ रही है, अगर कहीं पे माइग्रेट होके जा रहे हैं, तो इनकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया जा सके, ठीक है। तो इन चीजों पे फोकस कर रहे हैं। देखिए माइग्रेशन हो गया या फिर इस तरह की चीजें हो गई, या इनको कंपनसेशन मिलना चाहिए, रेमेडी, कुछ ना कुछ तो सॉल्यूशन देखना पड़ेगा। अगर सॉल्यूशन नहीं देखेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। देखिए मैं यहाँ पे यही बोलूंगा, अगर मान लीजिए आप लोग क्या कर रहे हैं, बहुत ज्यादा आप लोग घर से बाहर जा रहे हैं, तो जो है घर के जो बल्ब वगैरह है उनको ऑफ कर दीजिए, जो मेन स्विच से टीवी वगैरह ऑफ कर दीजिए, फैन वगैरह ऑफ कर दीजिए। कहीं ना कहीं ये छोटे छोटे स्टेप भी इन सब चीजों को टैकल करने में हेल्प करेंगे। तो ये हमारे छोटे छोटे स्टेप हो सकते हैं, पर लेकिन बहुत ज्यादा फायदा करेंगे इसको सोल्यूशन को सॉर्ट आउट करने में। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स लॉट फॉर लिसनिंग। पीडीएफ आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगी और यहाँ पे भी मिल जाएगी, दोनों का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो एक दूसरे की हेल्प कीजिए, खुश रहिए। थैंक्स लॉट फॉर लिसनिंग अगेन। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।